हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके कुछ टॉपिक्स को हम पहले भी कवर कर चुके हैं। उसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स को रीड किया था, स्टडी किया था, एंड हमने ये जीडीपी क्या होते हैं उसको भी पढ़ा था कि हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन की, अगर जीडीपी ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है, जीडीपी ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट कम है तो ऐसी क्या बात है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम है। तो उसमें हमने ये स्टडी किया था कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड है, वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, जिसमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का रोल है कि लोग दिख तो रहे हमें काम करते हुए बट वो जॉब नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम इससे पहले के जो वीडियोस है, जो टॉपिक्स है, उनको कवर कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर में एक नया टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, ऑर्गेनाइज चीजें क्या होती हैं, जो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाई जाती हैं या किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती हैं। तो वही अगर दूसरी साइड हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में नहीं आता। तो चलिए देखते हैं क्या यही बात है या यही सही है या फिर कुछ और है। चलिए, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे हम सबसे पहले कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या है। इट इज अ सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड द एम्प्लॉयज गेट अश्योर्ड वर्क। देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, जिसके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो टर्म्स है वो फिक्स होती हैं, उनकी जॉब फिक्स होती है, वो रेगुलर जॉब पे जाते हैं और रेगुलर जॉब से आते हैं, उनके लिए सारे काम फिक्स है। मतलब एक फिक्स जॉब है जिसकी उन्हें सिक्योरिटी मिली हुई है, एक ऐसी जॉब है। वहीं अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें कि यहाँ भी लोग जो है उनके लिए ये चीजें फिक्स है या फिर नहीं है। द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स व्हिच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स ऑफ वर्क है, जिसमें जो लार्जली काम क्या होता है वो आउटसाइड है, बाहर की साइड का काम है, और ये गवर्नमेंट की कंट्रोल से बाहर है। मीन्स ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड होता है, और अनऑर्गेनाइज्ड किसी भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होता है। They are registered by the government, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, and have to follow its rules and regulations, and इसको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है, which are given in various laws such as the Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, Shops and Establishment Act। इस सेक्टर को क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर को सारे के सारे एक्ट को भी फॉलो करना पड़ता है। जैसे फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है कि आपको किसको कितना मिनिमम वेजेस देना है, या फिर पेमेंट ग्रेट्यूटी क्या होना चाहिए, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, इन सारी चीजों के एक्ट पे इस ऑर्गेनाइज सेक्टर को काम करना पड़ता है, उसको चीजें फॉलो करनी पड़ती है। वही बात अगर हम अनऑर्गेनाइज की करें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो इस सेक्टर में भी होते हैं, बट दीज आर नॉट फॉलोड सिंस दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। बट ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते और ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी नहीं होती। जैसे अब आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो तो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, बट आप किसी कोई क्लोथिंग मार्केट है, आप वहां पर जॉब कर रहे हो तो उसके खुद के रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, बट क्या वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है? नहीं है। तो जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, छोटी मोटी फैक्ट्री हो गई, या किसी कपड़े वाले की दुकान पे काम कर रहे हो, किसी किराने वाले की जो ये शॉपकीपर होते हैं इनके यहाँ पर काम कर रहे हो, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। यहाँ आप जॉब तो कर रहे हो बट रूल्स एंड उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना नहीं पड़ता है। द जॉब इज रेगुलर एंड हैज फिक्स्ड वर्किंग आवर। ये जो जॉब होती है ये फिक्स होती है, रेगुलर होती है, वर्किंग आवर्स भी यहाँ पर फिक्स होते हैं। इफ पीपल वर्क मोर दे गेट पेड फॉर द ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। अगर कभी लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, अपने टाइम से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उनको उसके लिए पेड करना पड़ेगा, मतलब उनको उसके लिए जो उन्होंने ओवर टाइम किया है उसके लिए उनको सैलरी मिलेगी, उनकी इनकम मिलेगी। बट जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफर नॉट रेगुलर। और जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं इसमें उन्हें कोई पेड नहीं मिलता, मतलब लो पेड मिलता है, इनकम तो मिलती है बट कम मिलती है। मीन्स क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेबर वर्क करते हैं और उनको कोई भी काम मिल जाए वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है, पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, जॉब्स कम है, तो वो लो वेजेस पे भी काम करने के लिए
रेडी हो जाते हैं और ये काम भी उनका रेगुलर नहीं होता। वर्कर्स एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइज में जो वर्कर्स होते हैं वो जॉब की सिक्योरिटी को एंजॉय करते हैं, और अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिक्योर नहीं होती, उनको कभी भी काम से निकाला जा सकता है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, और वो बिना पूछे कभी छुट्टी भी नहीं ले सकते, बिना किसी रीजन को उनको ऑफ नहीं मिलता। पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। कौन क्या क्या बेनिफिट होते हैं, जैसे एम्प्लॉयर्स पेड लीव पेमेंट ड्यूरिंग, अगर वो छुट्टी पर है तो उनको उसकी भी सैलरी मिलती है, हॉलीडेज मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेटिट्यूड एक्सेट्रा, ये बहुत सारी चीजें मिलती है। वही अगर अनऑर्गेनाइज की बात करें, ओवर टाइम का जो पेड होता है वो भी नहीं मिलता उन्हें, हॉलीडेज की कोई लीव नहीं मिलती, सिकनेस अगर उनको होती है, कभी बीमार पड़ जाए इनकेस, तो उसके लिए भी उनको कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड में मिलती है। अनऑर्गेनाइज्ड में आपकी जो सैलरी अगर ऑफ लेते हो आप तो वो भी कट हो जाती है। पीपल गेट मेडिकल बेनिफिट, ऑर्गेनाइज में लोगों को मेडिकल बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे फैक्ट्री मैनेजर हैज टू एंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर मिलता है आपको, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है। व्हेन दे रिटायर, जब आप रिटायर होते हो तब भी वर्कर्स को पेंशन मिलती है। आज के टाइम में पेंशन तो बंद हो गए, बट रिटायर के टाइम में काफी सारा आपको पैसा मिलता है। वही अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज की, तो कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती, कोई ड्रिंकिंग वाटर नहीं, कोई सेफ एनवायरनमेंट, कुछ भी वहां पर नहीं मिलता, जो कि यहाँ मिलता है ऑर्गेनाइज्ड में। इसलिए जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ वर्क करना ज्यादा पसंद करते हैं ड्यू टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एग्जाम्पल ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, विलेज हेल्थ वर्कर्स, ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, ये सारे आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। अनऑर्गेनाइज में क्या आ जाते हैं आपके, कौन कौन से, शॉपकीपिंग आ गई, फार्मिंग आ गई, डोमेस्टिक वर्क आ गया, लेबरिंग आ गई, रिक्शा पुलिंग आ गई, ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। इनके लिए वर्किंग आवर भी फिक्स नहीं होते हैं। अब हमें देखना हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हम यहाँ पे वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर इन द in the tertiary sector. Here are few points which will help in doing so. अब ये जो वर्किंग आ रही है सारा का सारा आपका टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि लोग उसमें काम कर रहे हैं। The government can fix the minimum wages rate and working hours. अब गवर्नमेंट को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कुछ काम करना चाहिए। क्या क्या काम हो सकते हैं, यहाँ पर आप अनऑर्गेनाइज लिख सकते हो, अनऑर्गेनाइज वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक सेकेंड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो आप यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है, ये नहीं है। तो यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम पढ़कर हमें यह समझ आएगा, क्या जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है। देखिए, द गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेजेस रेट एंड वर्किंग आवर्स। अब देखो इसमें क्या है, ये जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें लोगों के जो वर्किंग आवर्स है ना वो भी फिक्स नहीं है, कभी भी उनको काम के लिए बुला दिया जाता है, कभी भी उनको छुट्टी दे दी जाती है। तो यहाँ पर वर्किंग आवर्स गवर्नमेंट को फिक्स करने चाहिए कि कोई भी हो, ऑर्गेनाइज हो या अनऑर्गेनाइज, उनको इतने घंटे ही काम करना है, और एक मिनिमम वेजेस भी फिक्स कर देनी चाहिए कि इससे नीचे तो किसी को सैलरी देनी ही नहीं है। तो अगर कुछ इस टाइप से रूल्स बनेंगे तो उनकी भी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। जैसे सेकंड है, द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है, जो छोटा मोटा खुद का काम कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को
चीप लोन प्रोवाइड कराने चाहिए, लो इंटरेस्ट रेट पर सस्ते लोन प्रोवाइड कराने चाहिए। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल बेसिक सर्विस, और उनको छोटी मोटी कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करा देनी चाहिए, जैसे कि एजुकेशन करा देनी चाहिए, फ्री एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर प्रोवाइड करा देनी है, डिस्पेंसरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओपन करवा देने चाहिए। फूड ऑफ दीज वर्कर्स, अपने जो उनके जो वर्कर्स हैं उनको फूड भी प्रोवाइड करा देना चाहिए, कि कई बार उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता तो उनको फूड की भी फैसिलिटीज देनी चाहिए। द गवर्नमेंट कैन फ्रेम न्यू लॉज, गवर्नमेंट को नए लॉज बनाने चाहिए विच कैन प्रोवाइड प्रोविजन फॉर ओवर टाइम पेड, जिस लॉ में ये होना चाहिए कि अगर कोई ओवर टाइम करेगा तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी, और अगर कोई बीमार होता है और वो छुट्टी लेता है तो उसकी जो सैलरी है या उसकी जो वेजेस है वो कट नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसे रूल्स थे जो गवर्नमेंट को बनाने चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जिससे हम वर्कर्स को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सके, उनको सेफ रख सके। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? है सेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। अब इसमें हम देखेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं। आप वैसे इस टॉपिक से पहले आपको चीजें पता होंगी कि पब्लिक क्या होती है और प्राइवेट क्या होती है। देखो, पब्लिक वो होती है जो सब लोगों की हो, गवर्नमेंट की चीज ऐसी होती है जो सबकी होती है, रेलवे हो गया, बस स्टैंड हो गया, ये सारे पोस्ट ऑफिस हो गए, ये सारी की सारी चीजें क्या है, पब्लिक सेक्टर्स हैं जो सब लोगों के काम आते हैं। और प्राइवेट क्या होते हैं? प्राइवेट वो होते हैं जो किसी एक पर्सनल बंदे को होते हैं। लाइक मेरे हाथ में ये पेन है तो ये एक प्राइवेट सेक्टर है, ये सिर्फ मेरा पेन है, इसको मेरे अलावा कोई और यूज नहीं करेगा। तो ये पेन किसका हो गया? मेरा हो गया। तो ये कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम किसी गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वो सबका है, सब उसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो वो एक पब्लिक सेक्टर है। ऐसे ही हॉस्पिटल्स होते हैं। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ दीज एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। तो जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, गवर्नमेंट एसेट बना के लोगों को प्रोवाइड करती है, वो है हमारे पब्लिक सेक्टर्स। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी। ये किसी एक पर्सन के हाथ में होती है, किसी इंडिविजुअल या फिर किसी एक कंपनी के अंडर में होती है, वो होते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर। रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। रेलवे और पोस्ट ऑफिस है, ये एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर का। और वहीं अगर हम एग्जाम्पल प्राइवेट सेक्टर का देखें तो कंपनी है लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टेस्को भी बोला जाता है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज एलटीडी RIL, प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज। ये दोनों की दोनों ही प्राइवेट कंपनी है, टाटा की और एक रिलायंस की, दोनों ही प्राइवेट कंपनी है। The purpose of the public sector is not just to earn profit. पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता, ये लोगों के वेलफेयर के लिए होता है कि लोगों को प्रॉफिट नहीं, लोगों को फैसिलिटीज मिले, पब्लिक फैसिलिटीज हो, इसलिए पब्लिक सेक्टर को बनाया गया है। और प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ अर्न प्रॉफिट। उनको सिर्फ प्रॉफिट कमाना, उन्हें किसी के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। तो आई होप आपको प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? तो देखिए, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज, हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और वो हमारी गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले उन पे काम करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ उनकी लिस्ट है, तो हम उसको देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। गवर्नमेंट रेजेस मनी थ्रू टैक्स एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसिव ऑन द सर्विस रेंडेड बाय इट। गवर्नमेंट को जो टैक्सेस है उसको रेज कर देना चाहिए, मतलब लोग जो है वेज टू मीट एक्सपेंसिव ऑन द सर्विस रेंडर बाय इट। अब गवर्नमेंट हमें इतनी सारी चीजें दे रही है तो हमें भी गवर्नमेंट को क्या पे करना चाहिए? हमें भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए, जिसकी वजह से वो हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक हैवी स्पेंडिंग सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिज, रेलवे, हार्बर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन, दो डैम्स। Also it has to ensure that these facilities are available for everyone। तो गवर्नमेंट उसके बाद ही तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज हमारे लिए अवेलेबल करा पाएगी। क्या क्या करना चाहिए? अंडरटेकिंग
रोडों का काम करवाना, ब्रिज बनवाना, डैम बनवाना, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ये सारे काम गवर्नमेंट को करने चाहिए ताकि जो लोग हैं उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सके। सारे काम कौन करेगा? कोई एक नॉर्मल पर्सन तो कर नहीं सकता, तो ये सारे काम कौन कर सकता है? ये सारे के साथ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट करेगी। There are some activities which the government has to support to encourage the private sector to continue their production or business। देखिए यहाँ पे क्या, there are some activities, कुछ एक्टिविटीज ऐसी है which the government has to support, जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, encourage कर रही है प्राइवेट सेक्टर को टू कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस, जिससे उनका बिजनेस चले। और देखो प्राइवेट सेक्टर भी कहीं ना कहीं लिंक तो उनका गवर्नमेंट से ही होता है, तो वो उसको भी एनकरेज करती है ताकि लोगों को उससे भी क्या मिल सके? जॉब प्रोवाइड हो सके, लोगों को उससे भी जॉब मिल सके। जैसे हमारे पास अभी हमने पढ़ा था टाटा की कंपनी है, एक रिलायंस की कंपनी है, दोनों ही कंपनियां जाने ना ही कितने लोगों को जॉब देती हैं, तो उन दोनों कंपनी में बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रही है, तो जिससे गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होता है कि उनके ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट का बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। The government in India buys wheat and rice from farmers at a fair price and sells at a lower price to consumer through ration shop। In this way it supports both farmers and consumer। देखिए यहाँ पे क्या, जो गवर्नमेंट है वो इंडिया से क्या करती है? व्हीट बाय करती है, वो फार्मर से गेहूं खरीदती है और राइस खरीदती है, चावल खरीदती है, और फार्मर को उनका एक अच्छा खासा प्राइस देती है। वो फार्मर से पहले व्हीट और राइस खरीद लिया उसने, अब उसके बदले में फार्मर को उसकी पेमेंट कर दी, अच्छा खासा प्राइस दे दिया। अब उनका क्या करेगी? वो लोअर प्राइस पे, लोअर रेट पे वो कंज्यूम करेगी, किसको? राशन शॉप्स पे दे देगी। राशन शॉप से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट किसको होंगे? ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे लोगों को, जिससे फार्मर्स और जो कंज्यूमर है दोनों को ही यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। जो लोग गरीब हैं तो उनको राशन शॉप से ये व्हीट और राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो लोग हाई प्राइस में दुकान से नहीं, शॉप से नहीं खरीद पाते, वो पीडीएस सिस्टम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको राशन शॉप का सिस्टम भी बोला जाता है, वहां से वो उसको खरीद सकते हैं। ये सिर्फ गरीबों के लिए है। Running proper schools and providing quality education, health and education facilities for all are some of these duty of these government। और गवर्नमेंट की देखिए ये भी ड्यूटी है कि वो एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। ये सारी की सारी ड्यूटी कौन पूरी करेगा? ये सारी की सारी ड्यूटी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही पूरी करेगी, क्योंकि किसी और के बस की बात नहीं है। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। टैक्स कम लेना लोगों से, ठीक है, फार्मर्स को लो इंटरेस्ट पे टैक्स प्रोवाइड कराना, एजुकेशन को अच्छा कराना, हेल्थ फैसिलिटीज को अच्छा करना, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर में ही हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब तो एक नए से मस्त वीडियो के साथ में एक नया टॉपिक करेंगे, बहुत ही मजेदार होगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में।